नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल फ्री क्लासेस ऑफिशियल पर। तो कल हमने एक ही टॉपिक कवर कर पाए थे, जो पहला था राष्ट्रीय उद्यान वाला, और उसी से संबंधित आज हम ये MCQ देख लेते हैं। जल्दी जल्दी देख लेते हैं, आपको जल्दी जल्दी ये वीडियो मिलेंगे। और ये ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि आपको हमारा ये प्रयास कैसा लग रहा है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लोगों को अपना शेयर भी करिएगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है ये कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो जो ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है यह 1936 में स्थापित किया गया था। किस सन में? 1936 में स्थापित किया गया था ये आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, और हैली राष्ट्रीय उद्यान के रूप में, इसका पहले क्या था आपका? हैली राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इस नाम से ये स्थापित किया गया था। जिम कॉर्बेट जो उद्यान ये है, एक सेकंड नेक्स्ट पेज ले लेते हैं हम। इसमें जो आपका ये जिम कॉर्बेट ये है कहाँ पर? ये आपका उत्तराखंड में है, और उत्तराखंड का जो ज़िला है एक आपको याद रखना है, नैनीताल। नैनीताल प्लस पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, ये उत्तराखंड के दो ज़िले हैं आपके। और अगर इसकी बात किया जाए कि इसका एरिया कितना है, तो लगभग 520 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, 520 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया पड़ता है। एक दो बातें और देख लेते हैं इसमें जो ऑप्शन में दिया गया था। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये आपका पड़ता है MP में। अगर आपसे पूछ लिया जाए गिर कहाँ पे पड़ता है, तो ये पड़ता है आपका गुजरात में। अगर पूछा जाए आपसे कि संजय गांधी, तो ये कहाँ पड़ता है आपका? महाराष्ट्र में। पेरियार कहाँ पे पड़ेगा आपका? तो ये आएगा केरल। और राजा जी, तो ये आपका उत्तराखंड UK। ठीक है, हमने उत्तराखंड ये आपको हमने बता दिया। कान्हा MP, गिर गुजरात, संजय गांधी आपका महाराष्ट्र, पेरियार आपका पड़ेगा केरल में, और राजा जी उत्तराखंड में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दूसरा प्रश्न है हमारा कि राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिक विविधता का संरक्षण किसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो देखो एक चीज़ ये हमने भी नहीं डिस्कस किया है, लेकिन आप समझिए कि इन सीटू संरक्षण क्या है? इन सीटू संरक्षण इसका आंसर है। होता क्या है, देखिए नेक्स्ट पेज लेते हैं हम। कुछ जो संरक्षण है, जीवों का जो संरक्षण किया जाता है यह दो प्रकार से किया जाता है। ठीक है, दो प्रकार से। एक तो ये हो गया कि जैसे मान लीजिए इस एरिया में कुछ जीव रह रहे हैं, तो हमने क्या किया कि इसी क्षेत्र को चारों तरफ से प्रोटेक्ट कर दिया। कुछ नियम लगा दिए कि यहाँ पर कोई जा नहीं सकता है, मानवीय गतिविधियाँ नहीं हो सकती हैं, शिकार नहीं किया जा सकता है, किसी को जाना है सरकार की परमिशन लेना है, तो वो हो जाता है इन सीटू। यानी कि जो जहाँ पर है हमने उसको वहीं पर संरक्षित कर दिया ताकि वो वहीं पर ग्रो करे। ठीक है, दूसरा तरीका ये हो गया कि भाई ये रह तो यहाँ पर रहा है, लेकिन इसको ग्रो करने के लिए उपयुक्त परिस्थितियाँ यहाँ इस जंगल में नहीं है। इसको विशेष देखभाल की ज़रूरत है। कैसी ज़रूरत है? विशेष देखभाल की ज़रूरत है। तो अगर इसको विशेष देखभाल की ज़रूरत है तो हम इसको यहाँ से निकालेंगे और एक दूसरे क्षेत्र में लेकर के आएंगे, और उसको बोला जाता है एक्स। क्या बोला जाता है आपका? XC2। ठीक है, XC2 बोल देते हैं, जिसको बाह्य स्थानीय संरक्षण कहते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं उसी को? हिंदी में बोला जाता है बाह्य स्थानीय संरक्षण। ठीक है, तो बाह्य स्थानीय संरक्षण में क्या क्या आएगा? तो बाह्य स्थानीय संरक्षण में आपके कौन कौन सी चीज़ें आएंगी?
और इन सीटू में क्या आएगा, देखिए वाह स्थाने में क्या आएगा, जो आप चिड़ियाघर देखते हैं, चिड़ियाघर, ठीक है, तो इसमें अलग से जंतुओं को लाया जाता है, जीवों को लाया जाता है, पशुओं को लाया जाता है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, जो वनस्पति पार्क, वनस्पति पार्क, ठीक है। तीसरा आप याद रखेंगे जीन बैंक, जीन बैंक, तो ये क्या हो गए, वाह स्थानीय संरक्षण हो गए। अच्छा, इन सीटू में क्या क्या आता है आपका, इन सीटू में जो हमने अभी इसके पहले पढ़ा था, इन सीटू में क्या आएगा, इन सीटू में अगर आप देखोगे तो इसमें राष्ट्रीय उद्यान आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, राष्ट्रीय उद्यान आ जाएंगे, ठीक है। पक्षी विहार भी इसी में आ जाएंगे, ठीक है, अभ्यारण्य भी इसी में आ जाएंगे, ये भी हम सब राष्ट्रीय उद्यान और पक्षी विहार देखें तो ये सब किस में आएंगे, इन सीटू में आएंगे। और ये क्या हो जाएगा आपका, एक्स सीटू हो जाएगा। क्वेश्चन क्या था कि अनुवांशिक, प्रश्न पर हम चलते हैं। देखिए प्रश्न ये था कि अनुवांशिक विविधता का संरक्षण, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान दिए थे तो ये क्या हो जाएगा, इन सीटू संरक्षण। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से क्या मिश्रित फसलीकरण का उदाहरण है। अब इसमें बहुत कुछ हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए गेहूं और चना, यानी कि दो फसलों को एक साथ उगाया जाए, ठीक है, तो गेहूं और चना यहाँ पर हो सकता है। आपके ऑप्शन में कुछ और दिया हो सकता है। अगर मान लीजिए बाजरा, बाजरे के साथ लोबिया, ये ज़्यादा उपयुक्त है, ठीक है। अगर ये ऑप्शन में मिल जाए तो आप इससे टिक करिएगा, बाजरा प्लस लोबिया, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखते हैं क्या दिया हुआ है। फोर्थ नंबर, 20 क्वेश्चन है टोटल, जल्दी जल्दी से देख लेते हैं हम इसको। चौथा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा अभयारण्य है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है आपका, रानीपुर अभयारण्य, ठीक है। इस ऑप्शन की बात की जा रही है कि ये रानीपुर अभयारण्य भारत का सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, ये बाघ अभयारण्य, ठीक है। और अच्छा, कहीं कहीं ये होगा आपका, एक दिया होता है श्रीशैलम, कौन सा, श्रीशैलम, श्रीशैलम, ये कहाँ पर है आपका, और नागार्जुन, पूरा नाम इसका है श्रीशैलम और नागार्जुन, ठीक है, रिजर्व क्षेत्र है। तो ये भी बड़ा है, ठीक, आंध्र प्रदेश है और भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य माना जाता है ये, ठीक है। बाघ, अगर बाघ में पूछ लिया जाए तो ये यही अभयारण्य आता है बाघ का, श्रीशैलम और नागार्जुन बाघ अभयारण्य। ये कहाँ पे पड़ता है आपका, आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे पड़ेगा आपका, आंध्र प्रदेश में आएगा, ठीक है। एक सेकंड चलते हैं, थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पे समझा देते हैं। और अगर आपका भारत का पूछा जाए सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान जो भारत का है सबसे बड़ा, तो वो आपका आ जाएगा हेमिस, कौन सा, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। और ये कहाँ पे पड़ेगा आपका, लद्दाख में, ठीक। और श्रीशैलम और बता दिए थे इसको। और दूसरा सबसे छोटे की बात की जाए बाघ अभयारण्य में सबसे बड़ा श्रीशैलम है, वैसे पूछा जाए तो रानीपुर है आपका, ठीक है, रानीपुर भी हो सकता है। और रानीपुर ना दिया हो तो आप श्रीशैलम आंध्र प्रदेश को लगा सकते हैं। और दूसरा आपका ये जान लीजिए, सबसे छोटा अगर पूछा जाए क्या, राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, तो ये आपका पड़ेगा अंडमान निकोबार में, क्या नाम है इसका, दक्षिण बटन करके है, दक्षिण बटन करके है, ठीक है। ये आपका सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान पड़ेगा अंडमान निकोबार में। और सबसे पहला जो राष्ट्रीय उद्यान था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1936, वो तो आपको पता ही है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 5वां नंबर। 5 नंबर पे दिया गया है आपका, वन अधिकार अधिनियम 2006 का मूल उद्देश्य क्या था। ये हमने अभी इसके पहले वाले लेक्चर में डिस्कस किया था। तो क्या था, वनवासियों के अधिकारों की रक्षा, इसलिए इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट पे बढ़ रहे हैं। भारत में पर्यावरण प्रभाव आकलन,
भारत में पर्यावरण प्रभाव आकलन किस अधिनियम के द्वारा वैधानिक रूप से संबंधित है? तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ये इसके बारे में हमने बात किया था, लेकिन ये नहीं हमने बताया था कि इसके तहत पर्यावरण प्रभाव आकलन किया जाता है। ये हमारा एक पूरा टॉपिक ही है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि पर्यावरण प्रभाव आकलन क्या होता है। आप यहाँ पर इस प्रश्न को इतना समझ लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय अनुकूलन कोष NAFCC कब शुरू किया गया था? ठीक है, तो ये शुरू किया गया था 2015 में। 2015 में कब? जुलाई 2015 में ये शुरू किया गया था, ठीक है। और जब जलवायु परिवर्तन वाला हम टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसको हम क्लियर करेंगे। और इसमें होता क्या है कि केंद्र शासित प्रदेश हो या राज्य हो, उनको सहायता दी जाती है और 100% अनुदान दिया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा, जो राज्य जलवायु परिवर्तन पर अच्छा काम करते हैं, ठीक है। इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8 कि भारत की वन धन योजना, कौन सी वन धन योजना का उद्देश्य क्या है? तो ये देखिए, वन धन योजना का उद्देश्य जनजातीय लोगों को रोजगार देना। क्या है? जनजातीय लोगों को रोजगार देना, या आप कह सकते हैं उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, ठीक है। हम एक टॉपिक पढ़ेंगे अभी वन उपज वाला, लघु वन उपज, ठीक है, आएगा आगे, तो उसमें हम इस योजना के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे, लघु वन उपज, और उसी में ये आ जाएगा आपका, ठीक है। ये ट्राइफेड के द्वारा शुरू किया गया था, ट्राइफेड, ठीक है, जो जनजातीय मामलों का मंत्रालय है, वो इसने इसको शुरू किया था। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या जो हमारा 9 दिया गया है, ये दिया हुआ है कि किस रिजर्व को भारत के पहले टाइगर स्काई पार्क के रूप में नामित किया गया था? तो क्या है आपका? ये बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये बांधवगढ़ में पेंच, ठीक है, पेंच के नाम से होता है आपका, पेंच टाइगर रिजर्व, ठीक है। ये आपका पहला था पेंच, ये नहीं है आपका बांधवगढ़, ये है तो मध्य प्रदेश में ही, ठीक है, ये नहीं, पेंच टाइगर रिजर्व, ठीक है। इसका सही आंसर क्या है? पेंच। अगला प्रश्न है, ये जब टाइगर रिजर्व के बारे में डिस्कस करेंगे तो आ ही जाएगा थोड़ा सा, ये हमारा अगला टॉपिक आएंगे। जो 15 टॉपिक हमने डिटेल में बताया, वो 15 टॉपिक को हम पहले डिटेल में देखेंगे, फिर थोड़ा सा MCQ करेंगे और हमारा चैप्टर ये सब कवर हो जाएगा। प्रश्न संख्या जो 10 है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा निस्सारण की प्रक्रिया से बनती है? तो कौन सी मृदा है? लेटेराइट मृदा है। ये निस्सारण का मतलब हो गया निच्छालन, सही एक शब्द आपको मिलता है, मृदा निच्छालन, ठीक है, उसके तहत की प्रक्रिया से बनता है। यानी कि इसमें होता क्या है कि जो आपके चट्टान होती है लेटेराइट मृदा में, कौन सी, जो ज्वालामुखी से जो बनती है चट्टान, ठीक है, उसी को क्या होता है कि ये टूट टूट कर उसी से ये मिट्टी का निर्माण होता है, आपका निच्छालन हो जाता है, ठीक है। और एक सेकंड में आपको इसको बता रहा हूँ कि जलोढ़ मृदा, काली मृदा और मरुस्थलीय मृदा। तो जब मृदा वाला टॉपिक लास्ट में दिया गया है तो वहाँ पर इसको पढ़ेंगे तो डिटेल में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप इतना समझ लीजिए कि मृदा निच्छालन से लेटेराइट मृदा का निर्माण होता है, ठीक है। और इसमें ह्यूमस सामग्री क्या होती है? कमी होती है। अगर काली मृदा की बात की जाए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट मृदा है ये, ठीक है। और इसी को काली मृदा को ही, अच्छा चलिए मिट्टी के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो सबसे पहले देख लेते हैं काली मृदा, 2-3 पॉइंट इसमें से याद रखिएगा। काली मृदा, ठीक है, ये क्या होती है? चिकनी होती है, चिकनी आपकी होती है, पहला पॉइंट इसमें से याद रखिए। और ये क्या होती है? अभेद्य होती है, गहरी और अभेद्य, ठीक है। इसमें पानी जो है आपका ज़्यादा नीचे तक नहीं जा पाता है, अभेद्य। और इस स्वतः जुताई वाली जो मानी जाती है, स्वतः जुताई वाली मिट्टी मानी जाती है कि खुद जुताई कर लेती है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होती है? दरारें पड़ जाती हैं बड़ी बड़ी, ठीक है, मिट्टी में, काली मृदा में। और ये महाराष्ट्र वगैरह के आसपास ये
पाई जाती है। ठीक है, और अगर हम बात करें लाल मृदा की, अगर हम बात करें लाल मृदा की डिटेल में जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ पढ़ लेंगे। इसमें से आप इतना याद रखिए कि इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और ह्यूमस है, ह्यूमस, इनकी कमी होती है किसमें, लाल मृदा में। ठीक है, और ये अग्नीय चट्टान से, वो नहीं, वो निच्छालन उससे नहीं, वो चूना वूना से बनती है जो लेटेराइट बता रहे थे, ये अग्नीय चट्टानों से बनती है लाल मृदा। ये किससे बनती है, ये अग्नीय चट्टानों पर विकसित होती है। ठीक है, ये लाल मृदा के बारे में इम्पोर्टेंट है, लाल मृदा के बारे में। ठीक है, और ये काली मृदा हो गई, और लेटेराइट मृदा आपकी जो बताया था हमने, तो वो आपकी निच्छालन जो इसमें होता है, हमने बोला था मृदा निच्छालन, तो वो चूना और सिलिका का निच्छालन होता है। ठीक है, जब उच्च वर्षा होती है, तीव्र वर्षा होती है, तब बनती है। ठीक है, और उच्च तापमान में अच्छी तरह से जो पनपने वाले ह्यूमस होता है उसको समाप्त कर देता है। ठीक है, जो लेटेराइट मृदा होती है, और वो खेती के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है, कौन सी, लेटेराइट मृदा। ठीक है, और लेटेराइट मृदा अम्लीय होती है, ये आप याद रखिएगा, लेटेराइट मृदा अम्लीय होती है, और उसमें भी कार्बनिक पदार्थ, एक कहाँ, अच्छा इस पे नहीं लिखा मैंने, अभी देख यहाँ पे लिख देते हैं। आपकी कौन सी मृदा, लेटेराइट मृदा, लेटेराइट मृदा, इसके बारे में ये जान लीजिए कि इसमें ये क्या होती है, अम्लीय होती है। अम्लीय होती है मतलब पीएच मान 6 से कम होता है, 6 से कम होता है, याद रखिएगा। और पोषक तत्वों की इसमें कमी रहती है, और इसमें जो है नाइट्रोजन, इसमें भी नाइट्रोजन, फास्फेट और आपका पोटास, पोटास तो ज़्यादा होता है, कैल्शियम, नाइट्रोजन, फास्फेट और कैल्शियम की कमी होती है, 3 चीज़ों की कमी होती है। यहाँ पर याद कर लीजिए, फिर बता देंगे कि इसमें पोटास की अधिकता होती है। चलते हैं अपने हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 11 नंबर का, 11वें पे है रिहैब। रिहैब परियोजना क्या है। ठीक है, तो रिहैब परियोजना का संबंध किससे है, तो यह मानव हाथी संघर्ष में कमी से है। किससे, मानव हाथी संघर्ष में कमी। इसमें होता क्या है कि मधुमक्खी पाल दी जाती हैं, जिस रास्ते से हाथी निकलते हैं तो उस रास्ते पर मधुमक्खियों का पालन कर दिया जाता है, और हाथी मधुमक्खी जहाँ पर होती है उधर नहीं जाते हैं। और इस तरीके से क्या होता है कि मानव का और हाथी के संघर्ष में कमी आ जाती है, ना तो उनको खेत में नुकसान करते हैं, ना ही लोगों का नुकसान करते हैं। ठीक है, तो ये रिहैब परियोजना है। ठीक है, और इसको जो शुरू किया था रिहैब परियोजना को, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, किसने शुरू किया है, शुरू किया है खादी और ग्रामोद्योग आयोग। ठीक है, इसने इसको शुरू किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किस राज्य में थेमल हाथी रिजर्व स्थित है। ठीक है, तो ये कहाँ पर है, केरल में है थेमल हाथी रिजर्व। और अगर आपसे पूछा जाए लेमरू हाथी रिजर्व कहाँ पर है, तो ये छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में। इम्पॉर्टेंट है लेमरू। कुछ देख लेते हैं, 2-3 हाथी रिजर्व देख लेते हैं, वैसे हम पढ़ेंगे पूरा हाथी रिजर्व टॉपिक है हमारा। अगला है मयूर झरना, क्या नाम है, एक मयूर झरना हाथी रिजर्व की बात कर रहे हैं, तो ये वेस्ट बंगाल में पड़ता है। सिंहभूमि से आप ही जान जाएंगे कि ये कहाँ पर है, उड़ीसा में, उड़ीसा के आसपास जो आपका झारखंड का क्षेत्र आता है। ठीक है, ये कहाँ पे पड़ेगा आपका, झारखंड में सिंहभूमि। और एक कामेंग, ये हाथी रिजर्व की बात मैं कर रहा हूँ, कामेंग कहाँ पे पड़ेगा आपका, अरुणाचल प्रदेश।
और सोनितपुर, क्या है एक सोनितपुर, तो सोनितपुर कहाँ आएगा आपका असम में। तो ये 4 यहाँ पे हमने देख लिया, मयूर झरना सिंहभूमि कामेंग अरुणाचल प्रदेश, सोनितपुर असम, ठीक है। और इसके पहले लेमरू हमने देख ही लिया था छत्तीसगढ़ में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है। तो इसमें भारत का कौन सा स्थान है, 8वां स्थान है। कौन सा स्थान है, 8वां स्थान है, ठीक है। तो आप इतना याद रखिए इसको कि कितने स्थान पर है। नेक्स्ट प्रश्न है, वन संरक्षण संदर्भ में 1987 में नौ दुर्गा आंदोलन, देखिए नौ दुर्गा आंदोलन नहीं, नौ धान्य आंदोलन था। आंदोलन का नाम क्या था, नौ धान्य, ठीक है। तो नौ धान्य आंदोलन जो था ये सुंदरलाल बहुगुणा, ये वंदना शिवा के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा शुरू किया गया था, वंदना शिवा के द्वारा शुरू किया गया था। ये नौ धान्य क्या है, इस नाम से एक आपका एनजीओ है, ये क्या है, एनजीओ है। और उसने क्या किया था कि नौ संरक्षण के लिए कार्यक्रम शुरू किए थे, या इसके प्रति उन्होंने क्या बताया था कि शुरुआत कर दी थी। किसानों को अधिकार दिया जाए, बीज बचत की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जाए, तो ये सारे काम ये करता था। तो इससे संबंधित है वंदना शिवा, ये पर्यावरण कार्यकर्ता हैं, ठीक है, दिल्ली और भारत की लेखिका भी हैं। नौ धान्य का मतलब होता है 9 फसलें, ठीक है। और अगर कुछ बात की जाए मेधा पाटकर की, तो ये नर्मदा बचाओ से संबंधित रहे हैं। किससे, नर्मदा बचाओ जो आंदोलन था उससे इनका संबंध है। अन्ना हजारे को आप जानते ही हैं, जो अभी जो हमारे यहाँ का वो था, क्या बोलते हैं, जिसमें जांच करता है जब भ्रष्टाचार होता है सरकारी की तरफ, ठीक है। और जब 2012 में अन्ना हजारे ने उसके लिए क्या किया था, धरना दिया था और एक कानून लेकर के आए थे, ठीक है। तो उसी से ये संबंधित है। नाम उसका क्या था बताइएगा कमेंट बॉक्स में। जिसको अभी BMW गाड़ी, BMW इस पर चर्चा में ज़्यादा आ गया, ठीक है वो, ठीक है। आयोग आप बताइएगा कौन है, BMW की बात आई कि जो उसके ऑफिसर्स हैं, जो हेड हैं, उनको BMW गाड़ी दी जाएगी चलने के लिए, ठीक है। तो इसलिए न्यूज़ में रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, जनजातीय सामाजिक जीवन में कौन सा पेड़ अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक है। तो साल का पेड़ भी है और महुआ का पेड़ ज़्यादातर। आपका कौन सा, महुआ का पेड़ ये भी है, ठीक है। अगर ऑप्शन में ये दिखता है तो आप इसे टिक कर दीजिएगा। जनजातीय सामाजिक जीवन में ये पेड़ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। अगला प्रश्न है, पोषक चक्र और ऊर्जा प्रवाह के माध्यम से जैविक और अजैविक घटकों का समूह किस रूप में जाना जाता है। तो ये क्या है आपका परितंत्र, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र। क्या बोला जाता है इसको, पारिस्थितिकी तंत्र। एक सेकेंड, पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है। ये उसकी परिभाषा हो गई कि जैविक और अजैविक घटकों का समूह पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। और A.G. टॉन्सले के द्वारा 1935 में ये शब्द गढ़ा गया था। 1935 में किसके द्वारा, A.G. टॉन्सले के द्वारा 1935 में पारिस्थितिकी तंत्र शब्द गढ़ा गया था। और ये 2 प्रकार का होता है, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 17 नंबर जो हमारा प्रश्न है, इसको इतना ही याद रखेंगे कि लिवेबल लैंड आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है, ठीक है। तो देखो ये लैंड इसमें आ रहा है, तो आपका इसमें क्या हो जाए, मरुस्थलीकरण, ये जोड़ लेंगे भाई, ये आप याद रखेंगे इसी से कि मरुस्थल कहाँ लैंड पर होता है, इसलिए यही होगा, ठीक है। तो ये संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण सम्मेलन, हमारा पूरा एक टॉपिक होगा मरुस्थलीकरण पर, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा कि ये रिपोर्ट जो आपकी है ये कौन जारी करता है, इसको लैंड, इसको एक नाम और आप पढ़ने को मिलेगा, लैंड आउटलुक, ठीक है, रिपोर्ट, इस नाम से। तो ये UNCCD मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन है ये, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
18 नंबर है, भारत के वनों को आरक्षित, संरक्षित और ग्रामीण वनों में विभाजित करने वाला कौन सा अधिनियम है? तो ये आपका भारतीय वन अधिनियम 1927। मान लीजिए अगर ये ऑप्शन में ना दिया हो तो आप वन अधिनियम लगाएंगे 1878। कौन सा अधिनियम लगाएंगे? 1878 लगाएंगे, वन अधिनियम 1878। ठीक है, तो उसी ने इसको किस में विभाजित किया है? आरक्षित में, संरक्षित में और ग्रामीण वनों में विभाजित किया है। ठीक है, आरक्षित वन पर पूरी तरह से सरकार का नियंत्रण होता है और संरक्षित वन पर आंशिक नियंत्रण होता है सरकार का। ठीक है, वन अधिनियम 1987 इसका सही आंसर होगा। आरक्षित और संरक्षित वन पर हमारा टॉपिक है, ये हमारे सिलेबस में मेंशन है और हम इस पर अलग से बात करेंगे। 19 नंबर जो प्रश्न है हमारा, तो देखिए आधा घंटे का वीडियो हो जाएगा, लग रहा है कि 20 क्वेश्चन है। भारत में कौन सा आंदोलन स्थानीय लोगों द्वारा पेड़ों की कटाई रोकने से संबंधित है? तो ये आपका कौन सा है? चिपको आंदोलन। कौन सा है? चिपको आंदोलन। ठीक है, तो जो चिपको आंदोलन है ये इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 1973 में। कब हुई थी? 1973 में इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, चिपको आंदोलन की। और कहीं कहीं लिखा मिलेगा आपको 74वें चिपको आंदोलन। ठीक है, और इससे जो संबंधित थे तो 3 लोगों का नाम इससे संबंधित था, बता देता हूँ आपको। चिपको आंदोलन से सुंदरलाल बहुगुणा जोशी, नाम याद रखिएगा, 3 नाम आप याद रखिए। सुंदरलाल बहुगुणा जोशी चिपको आंदोलन से संबंधित रहे हैं। चंडी प्रसाद और गौरा देवी। अब की बार जो आपका पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ था उसमें अपिक्को आंदोलन आया था। कौन सा आया था? अपिक्को आंदोलन। इससे संबंधित आया था कि ये कहाँ पर हुआ, तो ये कर्नाटक में हुआ। और चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में। तो ये आप कर्नाटक से संबंधित था अपिक्को आंदोलन। ठीक है, ये 1983 में चला था। कब चला था? 1983 में अपिक्को आंदोलन। ठीक है, अपिक्को का मतलब भी होता है गले लगना। ठीक है, क्या होता है? गले लगना। और पांडुरंग हेगड़े इससे कौन से संबंधित हैं? इससे संबंधित हैं पांडुरंग हेगड़े। ठीक है, ये नाम आप याद रखिएगा, पांडुरंग हेगड़े। अपिक्को आंदोलन पीसीएस में आपके बारे में पूछा गया था 2025 में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जो अगला प्रश्न है हमारा, क्या देख लेते हैं। लास्ट प्रश्न अन्नामलाई से है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान है? ठीक है, तो ये कहाँ पर है आपका अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान? तो अन्नामलाई आपका कहाँ हो गया? ये तमिलनाडु में। ठीक है, अन्नामलाई। और अगर आपसे पूछा जाए कि अधिकतम, अगर आपसे पूछ लिया जाए अधिकतम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो वो एमपी में है। कहाँ पर है? एमपी में है। आपके मध्य प्रदेश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए ये हमारे 20 MCQ क्वेश्चन रहे और ये 28 मिनट 29 मिनट का वीडियो हो गया। और अगला हम डिटेल में जो हमारे चल रही है टॉपिक वाइज उसको कवर करेंगे और इसी तरह से MCQ भी लगाएंगे। ठीक है, 50 नंबर को कवर करने का पूरा प्रयास करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।